हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12th फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम यहाँ पे जो देखेंगे आज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको मालूम है कि हमारे कई सारे जो टॉपिक हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे ही डिपेंड करते हैं। स्पेशली यहाँ पे हम गॉस थ्योरम देखेंगे इसके बाद, तो उसमें भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बहुत इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। देखिए तो बाय डेफिनेशन यहाँ पे देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गिवन एरिया हेल्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मेजर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू द एरिया। अब देखिए यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे समझना है तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि देखिए मान लेते हैं कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हम यहाँ पे फिलहाल यूनिफॉर्म भी लेकर के चल रहे हैं, वो नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। तो सपोज ये हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉ किया है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपको दिख रही है कि हॉरिजॉन्टली यहाँ पे फॉरवर्ड की तरफ जा रही है। अब इस फील्ड की रेंज में, ठीक है, अब ये आपको ध्यान देना है कि रेंज में होना चाहिए। सामने अगर कोई सरफेस एरिया है, सपोज यहाँ पे हम लोग एक सरफेस एरिया ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये एक सरफेस एरिया अगर यहाँ पे हम ले लेते हैं, अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये सरफेस एरिया ये वर्टिकली रखा हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर ये जो एरिया है, सपोज इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं और एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे वेक्टर यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अगर ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, अब इस एरिया के नॉर्मल यहाँ पे अगर पास कर रही है, मान लेते हैं देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स अगर इसी को क्रॉस करते हुए आगे जा रहे हैं, तो यही हमारा एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है कि जितनी नंबर ऑफ लाइंस उस एरिया को क्रॉस करेंगे, वो भी कैसे, नॉर्मली। ये आपको ध्यान देना, नॉर्मली क्रॉस करेंगे तो उनके जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जितना ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे नॉर्मली क्रॉस करेंगे, उतना ज़्यादा क्या होगा, उस एरिया से एक तरीके से कंसर्निंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए फ्लक्स का मीनिंग ही होता है फ्लो, ठीक है। अब ये फ्लक्स जो होता है इसका मीनिंग ही हमारा होता है कि फ्लो। अब यहाँ पे किस चीज़ का फ्लो हो रहा है, वो आपको देख रहा है कि इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फील्ड यानी फोर्स हमारी जो होती हैं वो हमारी फ्लो कर रही हैं। तो एरिया से आपके होते हुए जितने भी हमारी लाइंस क्रॉस करेंगे नॉर्मली, वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका जो सिंबल होता है यहाँ पे दिखाया गया है कि फाई से इसको हम डिनोट करते हैं। तो फाई क्या होता है, फाई इसका सिंबल होता है। और यहाँ पे सफिक्स में छोटा सा ई यहाँ पे डिनोट करेंगे ताकि पता चल जाए कि ये इलेक्ट्रिक की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके। अब इक्वल यहाँ पे हम देखेंगे। अब कैसे यहाँ पे फाइंड करना, देखिए क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया भी हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि कोई नंबर ऑफ लाइंस आपको यहाँ पे देखनी होती हैं कि कितना यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस इसको पास कर रहा है, यानी कि क्रॉस कर रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ई वेक्टर यहाँ पे देखेंगे, और जो सरफेस एरिया होगा वहाँ पे हम एस वेक्टर यहाँ लिखेंगे, और इसके बीच में हम स्केलर प्रोडक्ट यहाँ यूज़ करेंगे, डॉट। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला फाइंड होगा कि फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहेंगे। तो यहाँ पे आपको मैंने डायग्राम से नोट किया हुआ है। अब कई बार क्या होता है, मान लेते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस एरिया के नॉर्मल पास नहीं कर रही हैं, बल्कि किसी एंगल पे अगर पास हो रही है, तो उसको हम कैसे यहाँ पे डिनोट करेंगे या कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे हम देखते हैं कि सपोज यहाँ पे एक सरफेस एरिया है, ये हमने यहाँ पे वर्टिकल रखा हुआ है सरफेस एरिया को, ठीक है। अब इस पे आपको पता है कि इसकी जो सरफेस एरिया की डायरेक्शन होती है वो होती है नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पे इसकी ये डायरेक्शन होगा, इसको एन कैप से हम डिनोट कर रहे हैं। तो इस बार अगर मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस इसके पहले वाले डायग्राम में हॉरिजॉन्टली पास कर रही थी, मतलब नॉर्मल पास कर रही थी, बट ऐसा ना करके हम लोगों ने मान लेते हैं नॉर्मली पास नहीं करके इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कुछ एंगल पे यहाँ पे क्रॉस कराते हैं। ये मान लेते हैं इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ई वेक्टर।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले नॉर्मली पास कर रहे थे, इस यानी हॉरिजॉन्टल यहाँ पे पास हो रही थी, जबकि इस बार क्या है कि किसी एंगल पे पास हो रही है, यानी कि ये देखिए एक एंगल बन रहा है। तो सपोज इसको थीटा चूज़ करते हैं, थीटा एंगल है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर किसी एंगल पे पास हो रहे हैं, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको नॉर्मली यहाँ पे पास कराना था। तो हमको ऐसे टाइम में क्या करना है कि हमको ऐसे कंपोनेंट को लेना है जो कि क्या हो, नॉर्मल हो। तो यानी कि हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कंपोनेंट्स हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए एंगल की तरफ यानी इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ई कॉस थीटा, ये इसका नॉर्मल कंपोनेंट है। जबकि वर्टिकल में कौन सा आएगा ऊपर की तरफ, ई साइन थीटा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम अगर कंपोनेंट डिवाइड करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि हमको नॉर्मल वाला कंपोनेंट चूज़ करना है, यानी कि ई कॉस थीटा। तो ऐसे में अगर अब आपसे कैलकुलेट करने को कहा जाएगा तो इसके पहले वाले में आप देख सकते थे कि ई ओनली था, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे पास हो रही थी, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, ई कॉस थीटा चूज़ करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो सरफेस एरिया है वो हम यहाँ पे ऐसे लेंगे। अब देखिए यहाँ पे वेक्टर हमने यहाँ पे नहीं लगाया हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं कि ई कॉस थीटा यहाँ पे एंगल लेकर के मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे हम यहाँ पे इस तरीके से निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अब सेम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिर से आप अगर वेक्टर में वापस कन्वर्ट करना चाहेंगे तो देखिए ई भी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे वापस इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो वापस हमको पहले वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है इसको हम अगर ओपन करते हैं तो हमेशा दोनों हमारे जो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं उनके मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिखते हैं और उनके साथ में क्या लगाते हैं, कॉस थीटा का टर्म यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला कि फाई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा एस, या फिर कह सकते हैं ई एस कॉस थीटा। इसमें आपको यहाँ पे ये देखना है कि मान लेते हैं अगर किसी डायग्राम में नॉर्मली पास नहीं हो रही है हमारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो ऐसे में जितने एंगल पे पास हो रही है उस एंगल का यूज़ करके हम यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं कि यहाँ पे कितने एंगल से पास हो रही है। तो ये दोनों फॉर्मूला आप याद रखिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे न्यूमेरिकल पोर्शन यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तब। अब आइए देखते हैं यहाँ पे कुछ छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे हम लोग सीखेंगे अब। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि जो फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं कि ई एस कॉस थीटा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लक्स की, यहाँ पे कि ये यूनिट क्या होती है। तो देखिए यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे एंगल को भी यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि एंगल कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर 360 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे मेनली इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का देखिए यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलॉम, क्या कूलॉम इनवर्स लिख सकते हैं इसको कि न्यूटन पर कूलॉम। अब उसके बाद जो सरफेस होता है, सरफेस यानी कि इसका सरफेस का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वो हम लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलॉम मीटर स्क्वायर, या फिर न्यूटन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम या कूलॉम इनवर्स। ये एक फर्स्ट यूनिट है। इसी के अलावा अगर हम एक और यूनिट लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसका जो यूनिट होता है वो होता है वोल्ट पर मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे वोल्ट पर मीटर लिख सकते हैं इनटू, अब यहाँ पे सरफेस एरिया का जो यूनिट होगा उसको हम मीटर स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पे एक मीटर से मीटर को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं और हमको जो मिलेगा वो होगा वोल्ट मीटर। तो ये भी यूनिट लिखी जा सकती है। तो इस तरीके से हमने यूनिट यहाँ पे देख लिया। उसके अलावा हम देखेंगे इसकी जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी कौन सी होगी, स्केलर होगी या वेक्टर होगी, जिसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा स्केलर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे हम स्केलर क्वांटिटी देखेंगे। अब इसके बाद जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, हम डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे देखेंगे कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला भी आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं कि यूनिट या फॉर्मूले से ही निकालते हैं। तो इस तरीके से फॉर्मूले को भी हम निकाल सकते हैं कि जो न्यूटन का होता है इसका यूनिट क्या होती है, mL⁻², और कूलॉम का मतलब है कि 80, ठीक है। यानी मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। देखिए न्यूटन का अगर हम देखेंगे तो न्यूटन एक तरीके से फोर्स का यूनिट होता है। तो यहाँ पे इसकी जो डायमेंशन होगी वो होगी mL⁻²। इस तरीके से ब्रैकेट भी आप लगा सकते हैं। डिवाइड करेंगे, यहाँ पे कूलॉम यानी कि चार्ज की बात हो रही है और चार्ज Q = IT होता है, यानी कि करंट टू टाइम। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि A × T लिख सकते हैं।
और इसके अलावा मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, यानी कि मीटर स्क्वायर का मतलब है कि मीटर की जो होती डायमेंशन वो एल होती है, एल का स्क्वायर। तो अब फाइनली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे m रहेगा, l यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे डबल हो गया, यानी कि m l क्यूब। अब इसका t ये भी ऊपर आएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, t की पावर -3, और a ऊपर आएगा तो a की पावर -1। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो इसकी यूनिट होती है वो यूनिट सॉरी यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा कि m l क्यूब t की पावर -3 a की पावर -1। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूनिट, क्वांटिटी एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो देखिए अगर हम इसके टाइप्स की बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ फ्लक्स, यानी कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो वैसे तो देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टाइप हम वैसे होते नहीं जनरली, लेकिन हम इसको किस बिहाफ में बांट सकते हैं वो देखिए। कई बार क्या होता है कि हमको यहाँ पे देखेंगे हमको ज़ीरो फ्लक्स मिलेगा, ज़ीरो फ्लक्स। अब ज़ीरो फ्लक्स कैसे मिलेगा वो आप देखिए, बाय फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं कि हमको अगर फ्लक्स ज़ीरो चाहिए तो ज़ीरो कैसे मिलेगा, या आप देख सकते हैं कि उसके सामने कोई सरफेस एरिया ही ना आए, ठीक है। अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक लाइंस पास कर रही है तो उसके सामने अगर कोई सरफेस एरिया नहीं आ रहा है तो क्या होगा, हमेशा एस ज़ीरो हो जाएगा, तो ऑलरेडी हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो मिलेगा। या कह सकते हैं कि अगर एरिया तो है लेकिन हमको वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिल रही है, तो ऐसे टाइम पे भी हम क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज़ीरो है, तो ऐसे में भी हमको फ्लक्स ज़ीरो मिलेगा। या तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि अगर हमारा एंगल कुछ ऐसा हो जाए ताकि हमको फ्लक्स बिल्कुल ना मिले, तो ऐसे टाइम पे भी हम ज़ीरो फ्लक्स मानेंगे। तो ऐसे टाइम देखिए एंगल हमारा कितना होना चाहिए, 90, ठीक है, क्योंकि cos 90 डिग्री की वैल्यू तो ज़ीरो होती है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि मान लीजिए कि अगर सपोज़ करिए कि कोई सरफेस एरिया आपके सामने, मान लेते हैं ये देखिए यहाँ पे कोई सरफेस एरिया रखा हुआ है, अभी वर्टिकल अभी हम करके दिखा रहे हैं, तो आपको पता है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्मली है। लेकिन अब क्या हो कि अगर ये सरफेस वर्टिकल रखा है और जो इलेक्ट्रिक लाइन्स है वो बिल्कुल भी एंगल बना के, यानी कि इसको नॉर्मली पास नहीं कर रही है या कोई एंगल ना बनाते हुए इसके वर्टिकल पास कर रही है कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन्स इस तरीके से, तो ऐसे में हम देखेंगे कि एंगल हमारा कितना हो रहा है, देखिए हमारा एंगल 90 बन रहा है, तो उस समय हमको कोई भी फ्लक्स नहीं मिलेगा। तो ऐसे में हम बोलेंगे कि हमारा फ्लक्स कितना होगा, ज़ीरो फ्लक्स। तो एक तो ये टाइप इसका होता है। सेकंड हम देखेंगे कि जो सेकंड टाइप होता है उसको मान लेते हैं पॉजिटिव फ्लक्स। अब देखिए पॉजिटिव फ्लक्स कब मिलेगा, अब पॉजिटिव फ्लक्स का भी मीनिंग ये है कि जब हमारा फ्लक्स कैसा है, पॉजिटिव आए। तो ऐसे टाइम आपको ध्यान ये देना है कि हमारे जो भी फाई की वैल्यू होगी वो आपकी 0 90 के बीच में होनी चाहिए। तो उस समय हमको फ्लक्स कैसे मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो इसका सीधा यही रीज़न है कि मान लेते हैं अगर नॉर्मल ये है तो कोई एंगल इस तरीके से बना के निकल रही है जो कि 90 से कम होना चाहिए, तो ऐसे टाइम हमारा जो फ्लक्स होगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी सरफेस एरिया से कोई इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर निकल रही है तो ऐसे में हम बोलते हैं वो कैसा फ्लक्स है, वो पॉजिटिव फ्लक्स है, क्योंकि नॉर्मल तो मान लिया ये है इसका, तो एंगल 90 से कम ही बनेगा। तो ऐसे टाइम हमको क्या लगेगा कि हमारा जो फ्लक्स है वो पॉजिटिव है। अब थर्ड यहाँ पे हम केस की बात करेंगे। थर्ड हमारा जो केस होता है वो उसको हम लेकर के चलते हैं कि निगेटिव फ्लक्स। अब देखिए अगर निगेटिव हम फ्लक्स की बात करेंगे तो आप इसको यहाँ देख सकते हैं कि ऐसा कुछ करना ताकि हमारा फाई की वैल्यू क्या निगेटिव आए, तो हमारा एंगल क्या होगा, 90 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर 90 से बड़ा है तो आप ऐसे मान सकते हैं कि मान लेते हैं ये हमारा हमारा एरिया है, नॉर्मल इसका ये है। तो इस तरीके से अगर रहेगा तो 90 से बड़ा होगा, ऊपर जाएगा तो 90 हो जाएगा, मतलब इधर होना चाहिए, ठीक है, यानी कि ऐसे मान लीजिए, ये देखिए। तो ऐसे में आप ये कहेंगे कि आपका जो भी ये लाइंस है इलेक्ट्रिक लाइंस, तो आपका क्योंकि ये एरिया जो रखा हुआ है इसका फेस तो इस तरफ की तरफ था, लेकिन ये लाइंस क्या हो रही है, लाइंस उसको और इस तरफ से निकल रही है। तो आप ये कहेंगे कि ये जो लाइंस है इसको अंदर जा रही है, ठीक है, क्योंकि इसका जो देखिए एरिया का फेस आपको दिखाई दे रहा है कि एरिया का फेस आगे की तरफ है, लेकिन इसकी जो लाइंस इसको अंदर जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एंगल 90 से ग्रेटर देन हो गया। तो अगर 90 से ग्रेटर देन है ये हमारा एंगल, तो ऐसे टाइम हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो भी फ्लक्स मिलेगा वो कैसे मिलेगा, वो निगेटिव मिलेगा। तो इस तरीके से हम अपने हिसाब से इसके 3 कैटेगरी भी कर सकते हैं कि ज़ीरो फ्लक्स, पॉजिटिव फ्लक्स एंड निगेटिव फ्लक्स। और मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको आगे के जो भी क्लासेस होंगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी
और इसमें हम गॉस थ्योरम यहाँ पे सीखेंगे। इसके अलावा गॉस थ्योरम के जो एप्लीकेशंस हैं वो हम सीखेंगे, और कैसे हम अप्लाई करेंगे वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारा ये चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आपके एकेडमिक एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी क्वेरी यहाँ पे पूरी की जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।